हाय एवरीवन। तो एसएससी का सिलेबस देखेंगे हम इस वीडियो में, और हमने जो पहले वो डिकोड कर दिया है ज्योग्राफी का सिलेबस। तो आप जाके वीडियो नीचे देख सकते हैं। तो ज्योग्राफी के सिलेबस को भी डिकोड किया है। अभी आज हम करेंगे एसएससी के इकोनॉमिक्स के सिलेबस को डिकोड। तो इसमें जो टॉपिक्स कवर्ड किए गए हैं, मतलब जो जहाँ से क्वेश्चन आते हैं एसएससी में, वो बेसिक इकोनॉमिक्स में आते हैं, नेशनल इनकम से आते हैं, इन्फ्लेशन से, बैंकिंग से, बजट से, पॉवर्टी एंड अनएम्प्लॉयमेंट से, इकोनॉमिक रिफॉर्म से, एग्रीकल्चर और इंडस्ट्री से। अब हम इनको वन बाय वन देखेंगे। तो इसमें इकोनॉमिक्स के क्वेश्चन आएंगे। जैसे इकोनॉमिक्स है, इकोनॉमिक्स जो है वो स्टडी ऑफ प्रोडक्शन है, उसके डिस्ट्रीब्यूशन, कंज्यूम से रिलेटेड या सर्विसेज से रिलेटेड आएंगे। जैसे क्वेश्चन पूछ लेगा कि फादर ऑफ इकोनॉमिक्स कौन है, तो एडम स्मिथ, और उनकी बुक कौन सी है, वेल्थ ऑफ नेशन। और उसमें पूछ सकता है कि टाइप्स ऑफ इकोनॉमी, जैसे कौन कौन से टाइप की होती है, कैपिटलिस्ट, सोशलिस्ट और मिक्स्ड इकोनॉमी। तो कैपिटलिस्ट कौन सी इकोनॉमी होती है, जहाँ पे ज़्यादातर प्राइवेट सेक्टर डोमिनेट करता है। तो जितनी भी वेस्टर्न कंट्रीज़ है, जैसे यूरोप की कंट्री, उनमें आपको ज़्यादातर जो आपको देखने को मिलेगी वो कैपिटलिस्ट इकोनॉमी देखने को मिलेगी। तो इसमें एग्जाम्पल दिया गया है यूएसए। और सोशलिस्ट इकोनॉमी, जहाँ पे ज़्यादा रोल किसका होता है, गवर्नमेंट का। तो उसे को हम बोलते हैं सोशलिस्ट। जैसे चाइना हो गया या रशिया हो गया, ये किसका एग्जाम्पल है, सोशलिस्ट। वहाँ पे जो भी कंट्रोल करती है सबसे ज़्यादा जो है स्टेट कंट्रोल करता है। और इसमें एग्जाम्पल दिया गया है क्यूबा का। और मिक्स्ड इकोनॉमी इंडिया, जहाँ पे स्टेट और प्राइवेट दोनों सेक्टर साइड बाय साइड काम करते हैं, उसको बोलते हैं हम मिक्स्ड इकोनॉमी। बेसिक इकोनॉमिक जैसे टर्मिनोलॉजीज बहुत पूछी जाती है कि जीडीपी में क्या डिफरेंस है, जीएनपी में क्या डिफरेंस है, एनडीपी या एनएनपी, नेशनल इनकम पर कैपिटा। तो ये सबसे ज़्यादा फ्रिक्वेंटली जो है एसएससी में पूछे जाते हैं। तो इसमें जो है जीडीपी का थोड़ा सा डिफाइन किया गया है, और इसमें एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री और तीन सेक्टर में डिवाइड किया जाता है। जो भी किसी कंट्री की जीडीपी होगी, तो इसमें देखा जाता है कि इनमें कौन सा पार्ट किसी भी कंट्री में डोमिनेट करता है। अगर एग्रीकल्चर है तो वो मोस्टली डेवलपिंग कंट्रीज में एग्रीकल्चर डोमिनेट करती है। नेशनल इनकम, उसके नेशनल इनकम के तरीके के, उन्हें किन किन तरीकों से इनकम मेथड होता है, एक्सपेंडिचर मेथड होता है, आउटपुट मेथड होता है। ये जो क्या है, ये फ्रिक्वेंटली ऐसे सवाल एसएससी में सबसे ज़्यादा जीडीपी से ही पूछे जाते हैं। पर कैपिटा इनकम, ये जितनी भी किसी भी कंट्री की, जैसे इंडिया है, अगर जितनी भी इंडिया की जीडीपी है, अगर हम उससे डिवाइड कर देंगे पॉपुलेशन के हिसाब से, तो जो आएगा उसको हम बोलते हैं पर कैपिटा इनकम। तो इंडिया की पॉपुलेशन कम ज़्यादा है, तो इसलिए अगर जीडीपी 140 करोड़ लोगों में बांटी जाए तो क्या होगा, पर कैपिटा इनकम कम हो जाएगी। लेकिन वही कोई छोटी इकोनॉमी जैसे सिंगापुर है, सिंगापुर की आपको ऐसा लगेगा कि जीडीपी कम है, लेकिन जब हम उसे लोगों में डिवाइड करेंगे तो वहाँ की जो पर कैपिटा है वो ज़्यादा निकल के आएगी। तो अगर कोई कंट्री है और उसका साइज लार्ज है, तो वहाँ ऑटोमेटिकली आपको समझ आएगा कि उसकी जीडीपी ज़्यादा होगी। बट इसका मतलब ये नहीं होगा कि वहाँ के लोगों का जो लिविंग स्टैंडर्ड है वो भी हाई होगा, क्योंकि वो बहुत सारे लोगों में डिवाइड हो जाएगी। आप इसे सिंपली ऐसे समझो, अगर कोई एक परिवार है और उसमें 2 लोग हैं, तो उसमें जो है वो 50,000 जो होंगे वो 25-25 डिवाइड हो जाएंगे 2 लोगों में, राइट। वो लेकिन वहीं एक फैमिली है जिसमें 6 लोग हैं, तो उसमें क्या होगा, अम, उसमें जो है 1 लाख भी कम पड़ेगी। तो वैसे उनकी टोटल इनकम 1 लाख है, लेकिन कितने हैं, वो 6 लोग हैं, इसलिए वो डिवाइड होके कम हो गई। लेकिन यही यहाँ पे 50,000 थे, लेकिन ये डिवाइड होके 25-25 हज़ार हो गई। इकोनॉमिक सिस्टम, तो इकोनॉमिक सिस्टम होते कैपिटलिज्म, सोशलिज्म, मिक्स्ड इकोनॉमी, जो भी हमने ऊपर भी देखा, जिसमें उसमें ये देखना है कि कौन सी डोमिनेट करती है। फिर डिमांड, लॉ ऑफ डिमांड, ये सब पढ़ेंगे हम कि अगर प्राइस बढ़ता है तो डिमांड उसकी डिमांड अगर प्राइस तो उसकी डिमांड ऑटोमेटिकली कम हो जाती है। अगर प्राइस घटता है तो डिमांड जो है वो बढ़ जाती है। और इसके एक्सेप्शन से 2 है, एक तो गिफिन गुड्स और प्रेस्टीज गुड्स। मतलब हम इनको डिटेल में पढ़ेंगे, लेकिन ये सिलेबस है और आप इसे लिख भी सकते हो। लॉ ऑफ सप्लाई जैसे तो सप्लाई भी, अगर जिस तरह प्राइस बढ़ रहा है तो उसकी सप्लाई भी बढ़ रही है, प्राइस घट रहा है तो उसकी सप्लाई भी घट रही है। मार्केट जब मतलब उस पे जहाँ पे ये दोनों मिलेंगे, यानी कि ऐसे, उसको हम बोलते हैं मार्केट इक्विलिब्रियम।
बाद हम देखेंगे इन्फ्लेशन, जैसे कि प्राइस में कंटिन्यूस प्राइस राइज होना, उसको बोलते हैं हम इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन क्या होता है? डिमांड पुश इन्फ्लेशन होता है, कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन होता है। डिमांड जब कोई एक चीज़ है और उसको खरीदने वाले 10 आदमी हैं तो उसे हम बोलेंगे डिमांड पुल इन्फ्लेशन। लेकिन वहीं कॉस्ट पुल इन्फ्लेशन क्या है? अगर कोई चीज़ है और ये बन के आ रही है लेकिन इसके जो प्राइस है वो कॉस्ट इसमें जो है वो खर्चा बढ़ रहा है तो उसे हम बोलते हैं कॉस्ट पुल इन्फ्लेशन। और इसको दो तरीके से मेंशन किया जाता है, एक सीपीआई और एक डब्ल्यूपीआई, होलसेल प्राइस इंडेक्स, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स और होलसेल प्राइस इंडेक्स। डिफ्लेशन क्या होता है? इन्फ्लेशन का अपोजिट, यानी कि लगातार प्राइस का गिरना, उसको बोलते हैं हम डिफ्लेशन। इसमें क्या होगा कि लो प्रोडक्शन हो रहा है और हायर अनएम्प्लॉयमेंट आपको देखने को मिलेगा। यानी कि अगर किसी के जैसे कोई एक इंसान है और वो उसकी जो है सैलरी कम हो गई है या घट गई या उसकी जॉब चली गई किसी रीज़न से, तो उसके पास क्या होगा? वो किसी चीज़ को जो पहले डिमांड करता था, अब उसके पास, क्योंकि उसके पास जॉब नहीं है तो उसे डिमांड नहीं करेगा। उससे क्या होगा कि जो जो कंपनी थी वो कम प्रोड्यूस करने लगेगी। उससे क्या होगा कि जो कंपनी में लोग काम कर रहे थे उनको भी आपको अनएम्प्लॉयमेंट देखने को मिलेगा, यानी कि वो जो है कुछ लोगों को निकाल देंगे क्योंकि उनके पास उतना काम है ही नहीं। तो वो अनएम्प्लॉयमेंट को जनरेट करता है डिफ्लेशन। अब देख ले आगे क्या होगा? मनी। मनी क्या है? मीडियम ऑफ एक्सचेंज है, स्टोर ऑफ वैल्यू, यूनिट ऑफ अकाउंट है। तो मनी के बारे में हम पढ़ेंगे जितनी भी चीज़ें हैं उसमें। तो हम ये जितने भी हैं इनको एक एक दिन पढ़ लेंगे। तो आरबीआई से भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कि एस्टेब्लिश कब हुआ, इसे नेशनलाइज कब हुआ, इसकी करेंसी से रिलेटेड। बैंक मॉनेटरी पॉलिसी से रिलेटेड तो दो पॉलिसी होती है, एक तो होती है फिस्कल पॉलिसी, फिस्कल पॉलिसी, फिस्कल पॉलिसी जो कि गवर्नमेंट कंट्रोल करती है, और एक होती है मॉनेटरी पॉलिसी जिसको करता है आरबीआई कंट्रोल। आरबीआई कंट्रोल, तो सोचो अगर हमारी इकोनॉमी डाउन जा रही है तो गवर्नमेंट क्या करेगी? अगर लोगों के हाथ में जो है पैसा ही नहीं है तो गवर्नमेंट क्या करेगी कि टैक्सेस कम कर देगी ताकि लोगों के हाथ में ज़्यादा पैसा है, टैक्सेस कम कर देगी और जो है सब्सिडीज़ को बढ़ा देगी ताकि लोगों के पास पैसा पहुँचे। वही मॉनेटरी पॉलिसी क्या करेगी? जो लोन है उनकी जो इंटरेस्ट है लोन पे वो कम कर देगी ताकि लोग ज़्यादा से ज़्यादा इजी लोन हो सके। और इसके टूल्स होते हैं रेपो मार्केट, रिवर्स रेपो, सीआरआर, एसएलआर, बैंक रेट। और ये भी एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इससे बहुत सारे इम्पोर्टेंट टॉपिक है जिससे क्वेश्चन आते हैं एसएससी में। अब हम देख कॉमर्शियल बैंक्स, उनके फंक्शन, बैंक का क्या काम होता है? डिपॉजिट को एक्सेप्ट करना और लोन देना, दो काम होते हैं बैंक के। उससे क्रेडिट क्रिएशन होगा जब अगर हम जैसे हमने बैंक में कुछ डिपॉजिट करा, हमने मनी डिपॉजिट करी, डिमांड डिपॉजिट, तो उसमें क्या होगा कि बैंक क्या करेगा? उसका एक सर्टेन पार्ट होगा जो अपने पास रख लेगा डिपॉजिट की फॉर्म में, और एक उसका पार्ट होगा वो लोन की फॉर्म में देगा। लोन से क्या होगा कि जो इंसान हो सकता है वो इन्वेस्ट करे आगे, तो इससे क्या होगी? इससे क्रेडिट क्रिएशन होता है बैंक में। तो ये जो बैंक से लोन लेगा वो ऐसा देगा 8% पे देगा और 10% पे देगा, तो बैंक के पास पैसा आ रहा है या नहीं? तो इसे बोलते हैं हम क्रेडिट क्रिएशन और मनी मल्टीप्लायर। इसके बैंक के एग्जांपल है एसबीआई, पीएनबी और कैनरा बैंक। बजट देखेंगे हम कि बजट के बारे में, उसमें डेफिसिट, रेवेन्यू डेफिसिट, कैपिटल डेफिसिट, इन सबको हम बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। फिजिकल डेफिसिट और फिर पॉवर्टी, एब्सोल्यूट पॉवर्टी, रिलेटिव पॉवर्टी। एब्सोल्यूट पॉवर्टी कौन सी होती है? यानी कि आप हो ही पुअर, यानी कि आपकी बेसिक नेसेसिटी भी पूरी नहीं हो पा रही, बेसिक नेसेसिटी भी, उसको हम बोलते हैं एब्सोल्यूट पॉवर्टी। लेकिन रिलेटिव पॉवर्टी हम किसे बोलते हैं? कि भाई मेरे पास जो है वो फॉर्च्यूनर है लेकिन दूसरे इंसान के पास क्या है? रेंज रोवर है, तो वहाँ पे मुझे अपने आप को मैं गरीब लग रहा हूँ, तो उसको बोलते हैं किसी से कंपेयर करना। मतलब आप एब्सोल्यूट सेंस में गरीब नहीं हो लेकिन रिलेटिव कंपैरिजन में आप पुअर हो, उसको बोलते हैं हम रिलेटिव कंपैरिजन। अनएम्प्लॉयमेंट किसे बोलते हैं? अनएम्प्लॉयमेंट कौन कौन से टाइप के होते हैं उन्हें पढ़ेंगे, जैसे सीजनल है, डिस्गाइज्ड है, स्ट्रक्चरल है, फ्रिक्शनल है, साइक्लिकल है, सारे पढ़ेंगे जितने भी होंगे अलग अलग से। एलपीजी रिफॉर्म्स पढ़ेंगे, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक से पूछा जाता है। एग्रीकल्चर जो मेजर फीचर्स है, लार्जेस्ट रूरल, क्योंकि
इंडिया में भी एक लार्जेस्ट एम्प्लॉयमेंट जो देता है गांव के लोगों को, वो एग्रीकल्चर है। भले जीडीपी में इसका जो कंट्रीब्यूशन है वो काफ़ी कम है। सबसे ज़्यादा इंडिया में जो कंट्रीब्यूशन है जीडीपी में वो है सर्विस सेक्टर का, इसलिए इंडिया की इकोनॉमी को सर्विस सेक्टर इकोनॉमी बोलते हैं। ग्रीन रिवॉल्यूशन